नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। 60 और 70 के दशक में धमतरी की सियासी फिजा में एक नाम तेजी से उभरा, जिसकी बेमिसाल शख्सियत गांव गरीब से लेकर किसान मजदूर के लिए किसी मसीहा से कम नहीं था। ईमानदार और बेदाग छवि के इस नेता का पूरा इलाका मुरीद था और दबंगई ऐसी कि बड़े बड़े रसूखदार भी इनके आगे दुबक जाएं। इनके फरमान इतने दमदार थे कि राजधानी भोपाल में हुक्म की तरह माने जाते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय भोपाल राव पवार की। और आज के हालात में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धमतरी के सियासी हलकों में जो तस्वीर बन रही है उसे देखकर लगता है कि इतिहास एक बार फिर अपने आप को दोहराने जा रहा है। वही शख्सियत, वही खासियत, वही सोच, वही नज़रिया, वही सहजता, वही ललकार, वही किसानों के लिए हमदर्दी, वही शहर हित की सोच, वही ऊर्जा, वही जुझारूपन, वही ईमानदारी, वही पार्टी के प्रति समर्पण। फिर एक बार वही पवार। जी हाँ, कांग्रेस के युवा नेता आनंद पवार की इस शख्सियत को देखकर पुरानी पीढ़ी के लोगों की जुबान पर यही शब्द आते हैं कि आनंद पवार भोपाल राव पवार की प्रतिछाया है। वही युवा पीढ़ी के लिए आनंद पवार आज एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। चलिए जरा इतिहास के झरोके में झांकते हैं। छात्र जीवन से अपने नेतृत्व का लोहा मनवाने वाले आनंद ने जब सियासत में दस्तक दिया तो अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलते हुए कांग्रेस पार्टी का ही झंडा थामा। चुनौती बड़ी थी। 2003 में कांग्रेस की हार के बाद छत्तीसगढ़ में जिले के युवाओं में जोश भरने की अहम जिम्मेदारी इस युवा नेता को मिली। लेकिन बुलंद हौसलों से लबरेज आनंद ने चुनौती को अवसर में बदल दिया। धमतरी युवक जिला कांग्रेस का ताज पहनने के बाद हर बूथ में पार्टी के सशक्त सिपाहियों की फौज खड़ी कर दी, जिसका नतीजा रहा कि रमन सिंह को कई बार अपने जन विरोधी फैसले वापस लेने में मजबूर होने पड़े। मसला चाहे खेती किसानी से जुड़ा हो या शहर हित की, आनंद ने अपनी बात अनुरोध से लेकर आंदोलन का रास्ता भी अख्तियार किया और आखिरकार अपनी बात मनवा ही लिया। ऐसे बहुत जन नेता जानता हूँ, लेकिन आनंद पवार अच्छा है। गरीब वाली का मान सम्मान करतेगा जावे तो अच्छा है, व्यवहार तो अच्छा है, मिलनसार है। हाँ, मौका देना चाहिए पब्लिक ला, एक बार चुन के आना चाहिए भाई। आनंद पवार जी के बारे में मैं यही कहूँगा कि वो ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, युवाओं के दिल में राज करने वाले नेता हैं और उनको वास्तविक में भी टिकट जो है उनको मिलना था और लोगों की भी मांग थी कि इस बार युवा को मिलना चाहिए। और उन्होंने धमतरी के कई मुद्दों को प्रशासन के सामने लाया है। बस पार्टी की कुछ व्यवस्थाओं के कारण उनको टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन भविष्य में जब भी उनको मिलेगी तो जीतने के पूरे चांसेस हैं और धमतरी के विकास के लिए उनके पास अच्छे अच्छे मुद्दे भी हैं। किसान हित के लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ा। किसानों को मुद्दों को भी उन्होंने बार बार उठाया। किसानों के लिए, उनके हक की लड़ाई के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सड़क, पानी, बिजली के भी नाम से कई बार उन्होंने धरना प्रदर्शन, पदयात्रा इत्यादि उन्होंने किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि धमतरी में ऐसे युवाओं को अवश्य ही अवसर मिलना चाहिए, तभी जो है धमतरी का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। आनंद में एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि नहीं किसी को बोलता नहीं, चाहे ग्रामीण वर्ग हो, युवा वर्ग हो, हमेशा अपने आप को समर्पित भाव से पेश करते हैं उन लोगों के बीच में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, कोई गरीब हो, अमीर हो, सब वर्ग से एक समान बात करता है और आनंद नाम के अनुरूप ही आनंद पूर्वक काम करता है। आनंद पवार का राजनीतिक कद देखा जाए तो बहुत ऊंचा है। आने वाले समय में जिन चुनावों को भी वो लड़ेंगे या साथ देंगे, आज उनको महाराष्ट्र ले गए, सीएम भूपेश बघेल जी अपने साथ बस्तर ले गए थे, महाराष्ट्र भेजे उनको और मरवाही चुनाव में भेजे, सभी जगह अपने आप को साबित किए उन्होंने। आनंद विधायक तय है। फिर आनंद के व्यवहार और कार्य करने का ढंग, राजनीतिक कद और ऊंची पहुंच, उसको लेके अगर आनंद को जिस दिन भी टिकट देती है तो धमतरी की जनता उनको खुले हाथ पे बैठा के विधानसभा भेजेगी। तो आनंद पवार जी जो शुरू से आज से 15 साल से पहले से जब राजनीति ज्वाइन किए तब से लेकर छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में लोकप्रिय रहे हैं और लोकप्रिय होने के कारण उनका
उच्च व्यवहार, उच्च कोटि का उनका व्यक्तित्व, सरल, गुणवान, चरित्रवान और हमेशा उपलब्धता ही प्रमुख कारण रहा है कि वो जनता के बीच में रहे हैं। जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे छात्र हो, चाहे माताएं हो, चाहे मितानिन बहनें हो, चाहे हर तबका, गरीब से गरीब लेकर तबका या निर्धनों का तबका को लेकर हर जो समस्या है, चाहे नाली का समस्या हो, सड़क का समस्या हो, बोनस संबंधी हो। एवं जब वो लोकसभा अध्यक्ष थे महासमुह लोकसभा युवा कांग्रेस के, तो उन्होंने इतने आंदोलन किए थे कि टॉप नेशनल स्तर में उनका 5वां नंबर था और सीजी छत्तीसगढ़ के नंबर में उनका पहला स्थान था। यह घटना तो वास्तव में इतिहास में दर्ज हो गया। धमतरी की जो राजनीतिक फिजा है, अभी तक भाजपा और कांग्रेस, तीसरा कोई विकल्प इतने लंबे समय तक धमतरी में कोई भी उत्पन्न नहीं हो पाया था। पहली बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिला कि यहाँ के मतदाता जो है, अगर सही नेतृत्व मिले तो हो सकता है कि तीसरे विकल्प पे भी विचार करें या विचार कर सकते हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ, हम पत्रकार हैं, तटस्थ भाव से ही सोचते हैं कि आनंद भाई को पार्टी लाइन में रह के ही संघर्ष करना चाहिए था। हो सकता है कोई आगे चल के कोई एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेते, क्योंकि जो भी पार्टी लाइन से बाहर गया है बहुत ज़्यादा उसका अस्तित्व या उनका राजनीतिक करियर बहुत चमकीला नहीं हुआ है। यह राजनीतिक इतिहास बताता है इस बात को। आज भी युवाओं में उनकी जो पकड़ है वो तो बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ है कि आज भी उनके पीछे एक लंबी टीम बनी हुई है जो उनके साथ चलने को तैयार है। यह तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत है। भाई, किसी को 30,000 वोट पा लेना बहुत बड़ी बात होती है, खासकर एक विधानसभा चुनाव में जहाँ पे 2 लाख मतदाता होते हैं। उनके व्यक्तिगत व्यवहार की बात है तो मैं खुद उसका कायल हूँ, है ना। वो बराबर मेरे सम्मान करते हैं, मैं उनको बराबर सम्मान करता हूँ। भाई, धमतरी का नागरिक होने के नाते विकल्प अगर देखा जाए तो आनंद पवार जी को कितना वोट मिला था। कांग्रेस और भाजपा को छोड़ दीजिए, उस विकल्प में एक छवि लोगों को दिखी थी। और जब कांग्रेस और भाजपा जैसे बड़े जो दल है, अगर मतदाताओं की और नागरिकों की अगर यदि आम समस्याओं का अगर समाधान नहीं कर पाएंगे तो मतदाता तो फिर अपना पावर दिखाएगा ही दिखाएगा। किंतु जो आनंद पवार ने जो किया, जो धमतरी के लिए वो वहाँ पर हो रहा है, कांग्रेस में बुरा हो रहा है, सक्षम नेतृत्व नहीं आ रहा है, उसमें जो अभियान जो चलाए थे, उसके बाद वो वहीं लौट गए। सर्वगुण संपन्न और ताकतवर कहला सकते हैं, लेकिन उनकी सक्रियता अब वो अंदर ही अंदर कर रहे होंगे, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, वो मेरी गलती है। तो आइए बात करते हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता आनंद पवार से, जिन्होंने बुलंद हौसले और काबिलियत से अपनी अहमियत को सियासत में मनवाया। नमस्कार, डीएनए के आज के मुलाकात कार्यक्रम में हमारे बीच में मौजूद हैं कांग्रेस के युवा नेता, जुझारू और ओजस्वी वक्ता आनंद पवार। हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल है आनंद पवार के सियासी सफ़रनामे के ऊपर। छात्र जीवन से लेकर आज एक दबंग नेता के रूप में इन्होंने इलाके में पहचान बनाई है। हम जानना चाहेंगे कि आनंद पवार जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद किन किन मुश्किलों का सामना किए, क्योंकि जिस समय इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी उस समय कांग्रेस जो है विपक्ष में थी और युवाओं के बीच में जोश भरना, एक हौसला भरना बहुत बड़ी चुनौती थी। तो आनंद जी, इस चुनौती को आपने कैसे स्वीकार किया और कैसे पूरा किया? सबसे पहले तो मैं माँ बिलई माता विंध्यवासिनी को प्रणाम करता हूँ, पुण्य सलीला महानदी को प्रणाम करता हूँ। आप सबको दीपावली की और देवोत्सवी पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्षेत्रवासियों के साथ साथ आप सबको भी। और जहाँ तक मेरी राजनीतिक जीवन की बात है, शुरुआती स्कूली की, शैक्षणिक के बाद यूथ कांग्रेस की, तो एक दिन पहले तक मुझे भी जानकारी नहीं थी कि मुझे जिलाध्यक्ष बनाया जा रहा है। मैंने केवल यही कहा था, जब मुझसे पूछा गया तो मैं शहर जिलाध्यक्ष बनोगे कि ग्रामीण जिलाध्यक्ष बनोगे करके। और मैंने तत्कालीन जो भी हमारे वरिष्ठ नेता थे उनको अपनी भावनाओं से अवगत कराया कि मैं ग्रामीण अंचल में, क्योंकि कई लोग हमारे दादाजी के समय जब मैं छोटा था तो आते थे, देखता था कि उनकी तकलीफ़ें जो कोर्ट कचहरी का है, अस्पताल का है, ये सब तकलीफ़ें उनको आए दिन परेशान करते रहती थी, उनसे वो पीड़ित रहते थे, हमेशा उपेक्षित रहते थे। तो मन में बचपन से पता नहीं वो भाव था और मैं कभी सोचा भी नहीं था राजनीति में आऊँगा करके। मुझे अचानक कॉल आया
कि आपको यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया। अगर उसके पहले मैं छोटे छोटे मूवमेंट में या पोलिंग एजेंट इस तरीके से ज़मीनी जो कार्य हैं चुनाव के समय वो सब करते रहता था। और उसके बाद युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना, तब ग्रामीण जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष की कोई पहचान नहीं थी। तो उस समय शहर युवा कांग्रेस का ज़्यादा बोलबाला था, ग्रामीण जिला अध्यक्ष को कोई जानता नहीं था। तो मेरे मन में हमेशा ये एक भावना रहती थी कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि ग्रामीण जिला अध्यक्ष को भी लोग ग्रामीण जिला अध्यक्ष के नाम से ही युवा कांग्रेस को जाने करके। और मैंने 5 साल ग्रामीण जिला अध्यक्ष का दायित्व जो 3 प्रदेश अध्यक्षों के अंडर में निभाया। और बहुत से ज्वलंत मुद्दों को उस समय हम लोग विपक्ष में थे और उसको उठाया, चाहे वो शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाले हो, चाहे पुलिसिया कार्रवाई हो, जो शोषण हो उसके खिलाफ में आवाज़ उठाने की बात हो, और ऐसे किसानों से संबंधित बहुत से मुद्दे हों, चाहे युवाओं से या स्कूली शिक्षा या विद्यालयीन महाविद्यालयीन शिक्षा के में कई ऐसे समस्याएं जो छात्रों को होती थी उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की बात हो। ये तो वैसे ही हुआ, तो मैं अकेले चल पड़ा था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया और सफलता मिलती गई। आपकी छवि जो है एक युवा नेता की तो है ही, लेकिन जो हमने पाया है कि किसानों के बीच में आपकी गहरी पैठ है और आप खुद एक किसान हैं, सफल किसान हैं। आप धमतरी इलाके के किसानों के किस दर्द को समझें कि क्या इनकी मुश्किलें हैं, क्योंकि आप किसान भी हैं और नेता भी हैं, तो क्या इनकी मुश्किलें हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ बनने के बाद सबसे बड़ा हम लोग के पास सबसे ज़्यादा अवसर कोई था तो धमतरी के किसानों के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार नहीं रही। और 2003 से 2018 तक जो भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार रही, उन्होंने धमतरी की सदैव उपेक्षा किया। और मैं तो फिलहाल धमतरी ज़िले की बात करूँगा। धमतरी ज़िले में हमारे पास पानी है, सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के धान के कटोरे को अगर कोई योगदान देता है भरने में तो धमतरी के किसान, यहाँ के जो व्यापारी हैं, यहाँ के जो राइस मिलर्स है वो देते हैं। उसके बावजूद ये हर मामलों में उपेक्षित और पिछड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ जो बड़े प्रोसेसिंग प्लांट लगाने चाहिए थे, कैश क्रॉप के लिए जागरूकता लानी थी, क्योंकि पानी हमारे हाथ में था। यहाँ का पानी लगभग 1/4 छत्तीसगढ़ को सिंचित करता है या पिलाता है। उसके बावजूद हम लोग जो किसानों के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाते थे, जबकि इसके इतर कहीं दूसरे जगह देखो, आज भी राष्ट्रीय बागवानी मिशन में धमतरी नहीं जुड़ पाया है पूर्ण रूप से, जबकि बगल के जो बालोद क्षेत्र है वो सब उससे लाभ ले रहे हैं वहाँ किसान। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे जो 15 साल की जो सरकार थी रमन सरकार की, उसमें जो जनप्रतिनिधि हुए, जो मंत्री हुए, उन्होंने धमतरी की उपेक्षा की है। और मुझे लगता है ये सब बहुत जल्दी अब दूर हो जाएगा और किसानों की जो समस्याएं हैं वो अब धमतरी में नहीं रहेंगे। और नए जो फसल चक्र परिवर्तन के माध्यम से हो या कैश क्रॉप के माध्यम से हो, हमारे बस्तर का प्रवेश द्वार कहलाता था धमतरी, अविभाजित जब बस्तर जिला था तब, अभी भी बस्तर संभाग के प्रवेश द्वार में है। यहाँ वनोपज की बहुत संभावना है, कैश क्रॉप की बहुत संभावना है, पानी से संबंधित जो व्यवसाय है। आज देखो मछली पालन में धमतरी जिले के 2 किसानों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें होंगी तो निश्चित तौर पर किसानों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। आपने रमन सरकार की बात की और कहीं न कहीं रमन सरकार के दौरान जो क्षेत्र का जो पिछड़ापन है उसको भी आपने इंगित किया। एक सवाल मेरा ये था कि आप बृजमोहन अग्रवाल जो दबंग मंत्री माने जाते थे, उनके खिलाफ एक ज़बरदस्त आंदोलन किया था, जो कहीं न कहीं राजनीति की मतलब जिसको बोला जाए राजनीतिक हलकों में उसकी चर्चा बहुत हुई। वो किन मुद्दों को लेकर किया था? क्योंकि ये माना जाता था कि बृजमोहन अग्रवाल एक ऐसे नेता है जिनका कोई विरोधी नहीं है, लेकिन आपने एक सशक्त विरोध किया था। किन मुद्दों को लेकर किया था? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी से मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं था। वो उस समय धमतरी जिले के प्रभारी मंत्री थे और हम लोगों ने बाईपास सड़क के लिए, जहाँ रोज आए दिन दुर्घटना में सैकड़ों जान हर साल गंवानी पड़ती थी धमतरी के आसपास के लोगों को या धमतरी वासियों को, और वो बाईपास उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में बैठी थी। मैंने डॉक्टर सीपी जोशी जो उस समय के भूतल परिवहन मंत्री थे, उसके बाद फिर ऑस्कर फर्नांडिस जी, उनके पास गया, वहाँ से अप्रूवल हो गया था। 2011 में भी दावा आपत्ति के लिए जो नई कृषि उपज मंडी है वहाँ पे कॉल हुआ था, किसान गए थे जहाँ पे रोड चौड़ीकरण और बाईपास में जो जिनका प्रभावित हो रहे थे वो लोग, लेकिन उसके बाद फिर से उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था।
तो ये सब धीरे धीरे हम लोगों ने ज्ञापन दिया, ज्ञापन के माध्यम से जब सुनवाई नहीं हुई, जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ नहीं हुई, बाईपास की नहीं हुई, उसके बाद शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाला बहुत बड़ा घोटाला था। वो एक 2005 में जो धमतरी जनपद में हुआ था, उसमें भी कई लोग जो उसमें तो सीधा सीधा योग्यता का अपहरण हो गया था। जो योग्य लोग थे उनको वंचित कर दिया था, जो अयोग्य लोग थे, जो अपात्र लोग थे, उनको वहाँ पे अंदर से सेटिंग करके कहो या कुछ भी करके उनको शिक्षाकर्मी भर्ती अभियान चलाया गया था, जिसके प्रमाण था, जिसके जांच के बाद उसके पुख्ता प्रमाण मिले थे, लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो ये दोनों मांगों को लेकर मैंने प्रभारी मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को विरोध किया था। एक सवाल मेरा ये था कि प्राय देखा गया है कि कांग्रेस में जो नेता हैं वो अपनी छवि हिंदूवादी बनाने में थोड़ा सा गुरेज करते हैं। आप मुखरता से इस छवि के साथ जुड़े हुए हैं। आप चाहे कोई भी हिंदू कार्यक्रम हो, चाहे वो मंदिर हो, वहाँ आपको आना चाहिए। आपके व्यक्तिगत आस्था है ये कि क्या माना जाए, क्योंकि कांग्रेस में देखा गया है कि ख़ास तौर पर इस टाइप की पहचान से दूर रखा जाता है नेताओं को। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ। कांग्रेस के जो पहले के भी वरिष्ठ नेता हैं वो पहले तो सब सनातनी हैं, और जो सनातन धर्म में जो कांग्रेस के नेता रहे हैं वो आज भी, पहले भी जो हमारे आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो मठ हैं उनकी आदर करते हैं, उनके शंकराचार्य जी को जो आदेश है उनका पालन करते हैं। आपने देखिए कि राजीव गांधी जी ने कैसे रामायण सीरियल चालू करवाया और भगवान राम से संबंधित कितने भी ऐसे कार्य किए जो पहले असंभव से लगते थे। शंकराचार्य जी को बोलकर या रामानंद सागर जी को कहलाकर उन्होंने एक कार्यक्रम टीवी में रामायण सीरियल चालू करा, कभी उसकी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की। हमारे इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे अविभाजित मध्य प्रदेश के, वो अभी नर्मदा परिक्रमा किए, 6 माह तक किए और 33 किलोमीटर चले। आज हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, वो गोधन न्याय योजना और राम पदगमन के माध्यम से आज जो सनातन धर्म के जो संस्कृति और परंपरा है उसको एक पुनर्जीवित करके उसका ध्वजवाहक जो बने हैं। आज हम लोग को कहीं न कहीं उसका असर दिखता है। हमारे दादाजी, पूज्य दादाजी स्वर्गीय श्री भोपाल जी पंवार हमेशा से दुर्गा सप्तशती का पाठ, गीता उनको कंठस्थ था, रामचरितमानस के अच्छे ज्ञाता थे। तो कहीं न कहीं ये तो ब्लड में और बचपन से जो संस्कार में है, तो उसी का हम लोग कर रहे हैं। मैं कोई ऐसे किसी का वादी का वो अपने ऊपर चोला उड़ाऊँ या ऐसा करें, ऐसा लगता नहीं मुझे। ये तो हमारे कर्म में, संस्कार में और हमारे ब्लड में है। एक सवाल मेरा युवाओं से जुड़ा है कि आपके कार्यकाल के बाद कांग्रेस में देखा जा रहा है, कांग्रेस में ही नहीं भारतीय जनता पार्टी में भी है, कि कहीं न कहीं परिश्रम करने वाले जो हैं वो हाशिए में जा रहे हैं और परिक्रमा करने वाले राजनीति में हावी हो रहे हैं। ये सिर्फ कांग्रेस की पीड़ा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में और दूसरे दलों में भी है। तो आप चूँकि एक संघर्ष की पैदाइश है, आपने संघर्ष करके इस मुकाम को हासिल किया, तो आज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, किस रास्ते पर चले ताकि उनकी जड़ें जो है वो राजनीति में मजबूत हो सके? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो आगे पीछे, जिसको परिक्रमावादी बोलते हैं, उसके जरिए अपने कद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए, युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ सब खामोश हैं, कोई आवाज़ नहीं करता, सच बोलकर कोई किसी को नाराज़ नहीं करता। युवाओं से यही अपील और आह्वान है मेरा कि बाधा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता के एक 4 लाइन पढ़ना चाहूँगा मैं, कि बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वाले, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। परेशानियों से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तटस्थ रहें, आप अच्छे कार्यों को बीड़ा उठाएंगे तो रास्ता खुद ब खुद बनते जाता है। आप अकेले अपने आप को न समझें, ऑटोमेटिक कारवां बनता जाता है। एक सवाल मेरा आपके से जुड़ा हुआ है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि धमतरी के 1952 के बाद कि कोई तीसरी शक्ति ने 30,000 वोट हासिल किए हों। लोगों को एक समय लग रहा था कि आनंद पवार हमारे विधायक बन सकते हैं। ऐसी कहाँ चूक हुई जिसके चलते हम उस मंजिल को नहीं पा पाए? देखिए, उस समय के जो परिस्थितियाँ थी, हालात थी, जो फैक्टर थे, जो एजेंडा थे, जो प्रदेश में और धमतरी को लेकर जो बातें थी वो अलग थी। उस समय जब मेरे पक्ष में माहौल बहुत अच्छा था, मेरे पक्ष में क्या है, मेरे साथ लोग जुड़ते गए, लोगों के कहने पर मैंने जो किया उसका प्रतिसाद मुझे बहुत अच्छे से मिला और उसके परिणाम स्वरूप आज कभी धमतरी में ऐसा नहीं कि तीसरी शक्ति की जमानत बच पाई, लेकिन मेरी जमानत भी बची और बहुत अच्छे वोट मुझे मिले। लेकिन
जो तत्कालीन कांग्रेस के जो एक घोषणा पत्र में जो आई थी कि कर्जा माफ़ करेंगे और समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे 2500 रुपये करके, उसमें कहीं न कहीं मुझे और हमारी पूरी टीम को नुकसान हुआ, और जिसके कारण मेरी चूक हुई। और अभी तो ज़िंदगी के कई उड़ान बाकी है, अभी ज़िंदगी के कई इम्तहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो सारा आसमान बाकी। जी जी, एक बात जो है वो धमतरी के सियासी हलकों में है कि आनंद पवार के खून में है कि वो अपने उसूलों के पक्के हैं, चाहे भोपाल राव जी पवार की बात हो चाहे आनंद पवार की। और 2018 के चुनावी परिदृश्य को उसी नज़रिए से देखा जाता है कि उसूलों पर जब बात आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, और अगर ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। क्या यही सोच थी क्या 2018 में, जिसके चलते आप एक अलग रास्ता अख्तियार किए थे कि उसूलों पर कोई बात आ गई थी? देखिए, उसके पहले जो 10 से 15 साल की धमतरी की राजनीति है वो अलग थी। हम लोग उस समय किशोर से युवा अवस्था में एक प्रकार से हम लोग को पदार्पण हो रहा था। हम करीब से राजनीति देखे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत संघर्ष किए 10 से 15 साल तक, मैं और मेरे साथी और पूरी पार्टी ने। लेकिन जो धमतरी जिले का जो एक विकास का जो एक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, विकेंद्रीकरण नहीं होने के बजाय उसका केंद्रीकरण क्रोध में हो गया था। और उस केंद्रीकरण के कारण मैंने जो रास्ता अख्तियार किया वो कहीं न कहीं जो मेरे विकल्प रूप में जिनको फिर से रिपीट किया गया, वो उनसे कोई व्यक्तिगत मेरा कोई मतभेद नहीं था, लेकिन वो उसमें मुझे लगता है कि जो 10-15 साल से धमतरी को जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। उससे मुझे ये लगता था कि उनसे बड़ा हथियार मैं हो सकता हूँ अगर क्रूद को अगर बैलेंस करना है। तो क्रूद के जो तत्कालीन मंत्री थे वो जितने भी धमतरी जिले की हित हो, चाहे धमतरी की बात नहीं, धमतरी और इवन सिहावा की, उसको वो क्रूद में केंद्रीकरण कर देते थे। तो उसमें जो विकल्प के रूप में मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे लगता था कि मैं उसका बेहतर विकल्प बन सकता हूँ। कहीं कहीं जो हमारे सामने वाले जिसको विकल्प बनाया थी पार्टी ने, वो कहीं कहीं हो सकता है मजबूरी रही होगी, कुछ कारण से वो कहीं कहीं उसमें खरा नहीं उतर पाते थे। तो इस कारण मुझे लगता कि जब हालात का सामना करना मजबूरी हो जाता है तो खुद से बगावत करना जरूरी हो जाता है। मैंने बगावत किसी से नहीं की, मैं अपने आप से बगावत की, क्योंकि मैं इस पार्टी का झंडा उठाया हूँ। मेरे दादाजी इस पार्टी को समय झंडा उठा के फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, उसके बाद लगातार इस पार्टी की सेवा की है, मेरे ब्लड में ये पार्टी है। तो हालात ऐसी थी कि मुझे खुद से बगावत की है, मैंने किसी से और बगावत नहीं की। आपने स्वर्गीय भोपाल राव जी पवार के नाम का जिक्र किया। आज की जो पीढ़ी है और पुरानी पीढ़ी के में भी हमने ये कहते सुना है कि आनंद पवार में उनकी झलक है, वही खासियत है, वही शख्सियत है, वही सोच है, वही शहर के लिए दर्द है। आज आनंद पवार एक जन नेता बन गए हैं, और ये भी देखा गया है हमारे मीडिया के हलकों से, और धमतरी की भी जनता जानती है कि भूपेश दाऊ से बहुत करीबी संबंध है। भूपेश दाऊ के आप बहुत प्रिय पात्र हैं और एक जनाधार वाले नेता भी हैं, और शहर के प्रति दर्द भी है। तो ये माना जाए कि कांग्रेस के सरकार में शहर विकास की तस्वीर कुछ अलग होगी। बिल्कुल, इसका तो स्पष्ट प्रभाव जब से भूपेश बघेल जी, माननीय श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप देखिए कि 1 घंटे के बाद ही जिस कारण से मेरी चूक हुई, आप बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि मैं कुछ चूक हो गई और मैं वंचित रह गया चुनाव जीतने से, उसको तुरंत उन्होंने जब सीएम पद की शपथ ली और पहले कैबिनेट की बैठक में उस फाइल को साइन कर दिया कि किसानों का कर्जा माफ होगा, 11,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ में, और उसके बाद फिर 2500 रुपया में धान खरीदी, तो तुरंत उन्होंने कर दिखाया। और उसका प्रभाव दिख रहा है कि धमतरी अंचल में कहीं कोई मंदी, आर्थिक मंदी की बात दिखाई नहीं देती। दूसरा, धमतरी में एग्रो माल की, अभी पिछले वर्ष आए थे तो एग्रो माल की उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। धमतरी की उपज मंडी का जो एकदम व्यवस्था चरमरा गया था, आज वहाँ पे सीसी रोड वगैरह और बहुत सारे प्रस्ताव जो हैं उसको स्वीकृति दे रहे हैं। जो सड़कें थी, जो खरेंगा की सड़कें थी या सोरम बड़गांव की सड़कें थी, वो फिर से बनना प्रारंभ हो गई है। तो कहीं कहीं अभी बाईपास के लिए उस समय मेरे को जाना पड़ता था केंद्रीय मंत्री के पास, मैं नितिन गडकरी जी के पास भी गया था, रमन सिंह जी के पास भी गया था जब मुख्यमंत्री थे, लेकिन भूपेश बघेल जी ने खुद पहल करके धमतरी बाईपास के लिए नितिन गडकरी जी से मुलाकात की, और उसको अभी फिर से पुनः गति अभी मिली है। तो कहीं कहीं ये सब चीज़ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, पूज्य दादाजी की बात है तो मैं नहीं मानता हूँ कि मैं उनके सामने समकक्ष हूँ, उनके नाखून के बराबर भी नहीं हूँ, क्योंकि वो सौर मंडल के ऐसे दैदीप्यमान वो सितारे थे, वो सूरज थे कि मैं तो उनके सामने एक दिया के समान भी नहीं समझता अपने आप को। तो उनके जो कृतित्व है, व्यक्तित्व है, उसके आगे में अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ जानना है।
डीएनए के दर्शकों को हमने इस संबंध में राय मशवरा किया था कि आनंद पवार जी से हम क्या सवाल पूछें और क्या सुझाव दें। तो एक सुझाव आया है जो लेकर शहर विकास को, कि ज़्यादातर ये माना गया है कि जो दर्शकों का कहना था कि शहर विकास की जिम्मेदारी किसी भी सरकार के सिर्फ सरकारों की नहीं होती, कुछ तो यहाँ के उद्योगपतियों को, व्यापारियों को भी आगे आना पड़ता है। जैसे कि उन्होंने सुझाव दिया कि धमतरी जो है वनोपज का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ से जो है वनोपज जो वो डाबर कंपनी में बाबा रामदेव के पास या बैद्यनाथ के पास जाते हैं, तो ऐसी कुछ फैक्ट्रियाँ धमतरी में क्यों नहीं लग सकती। तो आपके माध्यम से हम ये सुझाव भूपेश सरकार तक के पहुँचाना चाहते हैं दर्शक, कि यहाँ भी कोई एक आध फैक्ट्री हो जिससे लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ विकास हो। देखिए, बहुत अच्छा सुझाव है और मैं आप लोग को अवगत करा दूं कि 19 फरवरी 2020 को अभी धमतरी में उद्योग मंत्री कवासी लखमा जी आए थे अग्रसेन भवन में। जो वनोपज व्यापारी संघ के जितने उद्योगपति हैं, जितने भी नए छोटे छोटे उद्योगपति हैं, नए एंटरप्रेन्योर हैं, उनकी उन्होंने बैठक की थी और बाकायदा उनसे सुझाव आमंत्रित किए थे और उनको प्रोत्साहित किए कि किसकी मदद से कैसे कैसे सरकार उनको कितना हेल्प कर सकती है। और वही मैंने पहले भी कही थी कि धमतरी में प्रसंस्करण उद्योग लगाने का बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि हमारे पास पानी है, बिजली भी है, आबादित बिजली भी यहाँ पे है। तो ये तो बहुत बड़ी संभावना और है, और मुझे उम्मीद है कि ये संभावना बहुत जल्दी जो इंतजार है वो खत्म होगी। एक आखिरी सवाल है आपसे, आने वाले दिनों में आनंद पवार को हम कहाँ देखेंगे, संगठन पे या सत्ता में? तो पार्टी जहाँ पे मुझे चाहेगी। अभी तो मैं इसके पहले दंतेवाड़ा गया था उपचुनाव में, वहाँ जिम्मेदारी थी, वहाँ करके आया। फिर नागपुर भी गया था सीएम साहब के साथ, फिर वहाँ भी 2 मंत्री बने जहाँ जिताए। अभी मरवाही गया था, वहाँ भी जीत हासिल हुई। बाकी पार्टी का जो निर्णय है, पार्टी का जो आदेश है वो सिरोधार्य होगा। और मेरी तो यही प्रार्थना और निवेदन और कामना भी रहेगी कि धमतरी के हित में अब जो धमतरिया की जो लड़ाई जो मैंने लड़ी थी, वो लड़ाई अब उसका जो प्रतिफल है वो मुझे दिखना चाहिए। और मुझे संतोष है कि कम से कम उसकी जो शुरुआत है वो प्रारंभ हो चुकी है। ये सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि जब आप 30,000 वोट लिए तो एक सत्ता के एक नेता के तौर पर उभरे। दूसरी तरफ अगर माना जाए तो आप महाराष्ट्र में भी चुनाव प्रचार किए जहां 100% रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में है। मरवाही में भी आपने को 4 पोलिंग बूथ की जवाबदारी मिली, जहां रिकॉर्ड मतों से 2/3 मतों से आपने जीत हासिल दर्ज करवाई वहाँ कांग्रेस की। तो आप एक कुशल संगठन भी हैं और जन नेता भी हैं। तो आने वाले समय में आपका चुनाव कहाँ होगा, सत्ता की ओर होगा कि संगठन की ओर होगा, ये सवाल था मेरा। ये तो माता विंध्यवासिनी तय करेगी, क्योंकि उलझनों और कश्मकश में उम्मीद की ढाल लिए बैठा हूँ। ये जिंदगी तेरी हलचाल के लिए मैं 2-4 लिए बैठा हूँ। चल मान लिया नहीं मेरे मुताबिक 2-4 दिन, अपने गिरेबान में सुनहरा साल लिए बैठा हूँ। ये गहराइयाँ, ये लहरें, ये तूफान तुम्हें मुबारक। मुझे क्या फिक्र, मैं तो आप जैसे दोस्त और कश्तियाँ बेमिसाल लिए बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आनंद पवार, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया और ये बता दिया मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे ही हौसलों से लबरेज हैं आनंद पवार। बातचीत का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। हम फिर आपके अनुरोध पर आनंद पवार से एक बार फिर बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी। तो ये थे आनंद पवार, जनता की उम्मीद और युवाओं के प्रेरणा स्रोत, जो मुश्किलों की परवाह किए बिना मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। इस नज़रिए के साथ कि वक्त पर शबनम को आग कर दिया, रस्सी को समय पर नाक कर दिया, लोग लाख लगाते रहे दाग मेरे दामन पर, मैंने अपने कामों से उसे बेदाग कर दिया। सियासत के इस धूमकेतु को डीएनए टीम की शुभकामनाएं। हम लेते हैं विदा। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और ख़ास शख्सियत के साथ, उनका नज़रिया जानने। जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।